श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया के हाल, साथ ही साथ देश की महत्वपूर्ण खबरों पर ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर। आपको बताएंगे कि आज संसद के दोनों सदन किन मायनों में रहने वाले हैं, खास क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है, साथ ही साथ कांग्रेस की क्या रहने वाली है रणनीति, और भी बहुत कुछ रहेगा। खास आपको बताएंगे कि नागपुर केस में आज क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और भी बहुत सारी खबरों पर डालेंगे नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। गिलोटिन के जरिए बिना किसी चर्चा के वित्त विधेयक पारित कराने की तैयारी में सरकार। पंजाब सरकार और किसानों के बीच आज चंडीगढ़ में होगी बातचीत। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह की मौजूदगी में हल निकालने की होगी कोशिश। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत का आखिरी दिन, कोर्ट में होगी पेशी। शहर के कुछ हिस्सों से हटाया गया कर्फ्यू। बेंगलुरु में आज से 23 तारीख तक आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक। कार्य विस्तार की योजना पर चर्चा समेत बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ की 100 साल की यात्रा पर आएगा प्रस्ताव। अमेरिका में एलन मस्क के विभाग को झटका। फेडरल कोर्ट ने डेटा साझा करने पर लगाई रोक। कहा, जांच के नाम पर लोगों की गोपनीयता से खिलवाड़ स्वीकार नहीं। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई की खबर के साथ। जी हां, लोकसभा में आज सरकार की ओर से केंद्रीय बजट पास कराया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने व्हिप में कहा है कि सभी सांसदों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को कई अनुदान मांगों पर चर्चा के बिना ही मतदान यानी गिलोटिन किया जाएगा, इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। संसदीय भाषा में गिलोटिन का मतलब है वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना और तेजी से पारित कराना। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में ये एक आम प्रक्रिया है। एक बार गिलोटिन लागू हो जाने के बाद अनुदान की बाकी मांगों पर बिना किसी चर्चा के मतदान किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि बजट निर्धारित समय के भीतर पारित हो जाए और सरकार बिना किसी देरी के अपना काम जारी रख सके। वहीं आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा जल शक्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत कृषि और किसान कल्याण विभाग से संबंधित चर्चा होगी। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक 3/2025 पर भी चर्चा होगी। बात करें राज्यसभा की तो यहाँ गृह मंत्रालय के कामकाज के अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में आज निजी विधेयकों पर भी चर्चा होगी। सांसद, सरोगेसी, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा समिति, क्रिमिनल लॉ और कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे विषयों पर निजी विधेयक पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज़ा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, और साथ ही साथ कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि बजट पास कराने को लेकर के 3 लाइन का व्हिप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने सांसदों को, लेकिन कांग्रेस किस तरह से आज सदन में अपना रुख दिखाने वाली है?
देखिए, जहाँ तक इस पूरे बजट प्रोसेस को समझें तो बजट को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जाता है इस लिहाज से कि ये सरकार का बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है, जिसके माध्यम से वो 1 साल के कामकाज को आगे बढ़ाती है और इसमें जितने भी बजट एलोकेशन है उसको पारित करके देश के सामने रखा जाता है। अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित चर्चाएं होती हैं, वहाँ पर कितनी ज़रूरत है, जो बजट में प्रावधान किए गए हैं क्या उसमें और ज़्यादा मांग की जाती है, किस तरीके के संशोधन है, इस तरीके से विस्तार से चर्चा की जाती है और बजट के दूसरे भाग में इस गतिविधि को देखा जाता है। हमने देखा है कि तमाम मंत्रालयों से संबंधित चर्चा हो चुकी है, आज भी कुछ मंत्रालयों से संबंधित चर्चा सूचीबद्ध है, लेकिन ऐसे में तमाम मंत्रालय जब होते हैं तो एक तो उन पर विस्तार से चर्चा या तो संक्षेप में चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि बहुत लंबी सूची होती है। लेकिन जब गतिरोध सदन में देखने को मिलता है तो सरकार के पास संविधान में एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिसके माध्यम से वो अपने जो बजट के प्रावधान हैं उसको गति देने के लिए गिलोटिन के माध्यम से इसको पारित करके आगे बढ़ सकती है। चूँकि बजट एक ऐसा संसदीय प्रणाली का हिस्सा है जिसमें अगर कट मोशन के माध्यम से कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करा दे तो सरकार पर खतरा तक हो जाता है। तो ऐसे में जो व्हिप जारी किया जाता है वो इसीलिए जारी किया जाता है कि ये हर हाल में बहुमत से पारित होना चाहिए और हम जानते हैं कि संसद के सभी नियम, सभी प्रस्ताव और सभी कानून बहुमत से ही होते हैं और जो प्रस्ताव और कानून या प्रावधान बहुत ज़रूरी होते हैं, अहम होते हैं, उनके लिए जो है व्हिप जारी करना सत्ता पक्ष की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ज़रूरी हो जाता है। जहाँ तक बात की जाए कांग्रेस की रणनीति की, निश्चित तौर से विपक्ष की रणनीति होती है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना और जो बजट में प्रावधान है उसमें अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव लाना और उनको पारित कराना। तो ये तो पूरा बहुमत और संख्या बल का खेल है और ऐसे में सरकार के पास जो बहुमत है उसके आधार पर वो आज बजट को पास कराने जा रही है। और लोकसभा में इस प्रक्रिया को बहुमत के आधार पर यानी वोटिंग के आधार पर तय किया जाता है, तो वहीं राज्यसभा में इस प्रक्रिया के लिए वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बजट का प्रस्ताव चूँकि फाइनेंशियल प्रोसेस है तो वित्तीय विधेयक को वहाँ से सिर्फ चर्चा करके वापस लौटाया जाता है। चर्चा पर विचार जरूर होता है लेकिन वहाँ का प्रोसेस नहीं है क्योंकि बजटीय प्रावधान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का विशेषाधिकार होता है। तो ऐसे में आज जो व्हिप जारी की गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार चाहेगी कि गिलोटिन के माध्यम से यानी कि जो कामकाज चल रहा है, बजट पर जो चर्चा हो रही है, बाकी सभी अन्य विषयों को उसमें समाहित करके एक साथ उसको पारित कराया जाए। ऋषि, क्या ऐसा माना जाए कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि सदन में अवरोध देखने को मिल रहा है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सदन के अंदर हो सदन के बाहर हो, तो क्या गिलोटिन की जरूरत या 3 लाइन का व्हिप जारी करने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि सदन का जो विधायी कामकाज है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है और जब बजट तय समय पर पारित होगा और उसके बाद जो देश की आर्थिक स्थिति है वो रफ्तार तेजी से पकड़ पाएगी? बिल्कुल, देखिए हमने कल का दिन देखा कि कल दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध देखा गया। सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और सदन कल देखा काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ कामकाज के लिहाज से देखें तो। और पहले भी हमने देखा है कि ये गतिरोध होता रहता है चूँकि बजट को लेकर एक तय सीमा मुकर्रर की गई है तो उस आधार पर इसको पारित कराना बेहद ज़रूरी होता है और इसी वजह से ये प्रावधान होता है कि अगर चर्चाएं पूरी तरीके से नहीं हो पा रही हैं, गतिरोध देखने को मिल रहा है और सरकार को उस बजट के जितने प्रावधान हैं उसको एक साथ त्वरित गति देने के लिए ये प्रावधान किया जाता है। तो ऐसे में जो व्हिप है वो ज़रूरी है क्योंकि बहुमत, लोकसभा में बहुमत के आधार पर बजटीय प्रावधान को आगे बढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये व्हिप जारी की गई है ताकि बजट आसानी से पारित हो जाए। दूसरी बात ये है कि जो अन्य विधायी कार्य हैं उस पर भी अगर हम देखें तो आज चर्चाएं होनी है, उस पर जवाब आने हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है आज का। लेकिन लोकसभा में आज हमने देखा है कि जो निजी विधेयकों का दिन नहीं है, हालांकि संशोधित सूची में इसको शामिल किया जा सकता है अभी, लेकिन राज्यसभा में ये निजी विधेयकों के रूप में तमाम विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं और वहाँ पर गृह मंत्रालय से संबंधित जो चर्चा है उस पर गृह मंत्री का बयान भी आ सकता है। जी जी ऋषि, राज्यसभा में इसी सवाल पर आ रही थी कि राज्यसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिल है, लोकसभा में शुक्रवार का दिन भी होता है, सामान्यतः हम देखते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल इसी दिन आते हैं, लेकिन आज बजट पारित करने का दिन है इसलिए शायद लोकसभा में आज ये नहीं हो पाए। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो कौन कौन से ऐसे विषय, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर प्राइवेट मेंबर बिल आज टेबल होंगे?
देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं निजी विधेयकों के रूप में तमाम एक सूची दी गई होती है और आज भी है, जिसमें महिलाओं के प्रति हिंसा या जो अपराध की घटनाएं हैं, जो इस तरीके के जो विधेयक होते हैं, ख़ास तौर से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे संबंधित है, लोकतंत्र में तमाम चुनाव सुधारों से संबंधित है। हम देखते हैं कि जो इस तरीके के जो बिल होते हैं, वो कोई भी एक सांसद किसी भी पार्टी से हो उसको एक बिल के रूप में सदन के पटल पर रख सकता है और इसका फ़ायदा ये होता है कि वह मुद्दा चर्चा में आ जाता है। और कई बार हमने देखा है कि किसी महत्वपूर्ण विधेयक के रूप में अगर किसी निजी विधेयक को रखा जाता है और उस पर सदन राज़ी हो जाता है तो उस पर चर्चा भी हो जाती है। हालांकि उसको पारित होना ये तो संभव नहीं होता है और राज्यसभा में इसको उस तरीके से नहीं देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा एक आध बार हुआ भी है, लेकिन ये जो विधेयक होते हैं इनका मूल मंतव्य यही होता है कि उन विधेयकों के माध्यम से उन बिंदुओं पर और एक तो सरकार को रायशुमारी की तार में उनको सलाह देना कि इस तरीके का कानून होना चाहिए और वो बिंदु चर्चा के लिए भी देश के सामने आ जाते हैं। जी, तो संसदीय कामकाज के लिहाज से आज का दिन बेहद ही खास और अहम रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि पंजाब सरकार ने किसानों को बातचीत करने के लिए न्योता भेजा है। किसानों और सरकार के बीच ये बातचीत आज चंडीगढ़ के पंजाब भवन में होगी। इस बातचीत में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया शामिल होंगे और किसानों के साथ 3 मार्च को रुकी हुई बातचीत को इस बैठक में आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक का ये निमंत्रण एसकेएम द्वारा 26 मार्च को पंजाब विधानसभा तक मार्च निकालने के आह्वान से पहले आया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचे को हटा दिया। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद किसानों और विपक्ष के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी सरकार की दलील है कि राज्य में रास्ते बंद होने से व्यापार और उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुआ और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जल्द समाधान जरूरी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मान सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ जालंधर से हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। गुरमीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से ये आम आदमी पार्टी सरकार का जो यू टर्न है इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि हमने देखा कि पहले तो किसानों पर अटैक किया जाता है, बुलडोजर से उन्हें हटा दिया जाता है और टेंट तंबू उखाड़ दिए जाते हैं और उसके बाद अब अचानक से एक यू टर्न बैठक को लेकर के। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 26 तारीख को, जैसा अभी आपने बताया, कि विधानसभा का घेराव करने के लिए किसानों ने कहा हुआ है। अब जो वो अनाउंसमेंट किसानों की है वो सरकार को बार बार कहीं ना कहीं याद भी आ रही है और 5 मार्च का दिन भी सरकार को याद आ रहा है, क्योंकि 5 मार्च से तकरीबन 36 घंटे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मीटिंग करते हैं किसानों के साथ, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता और दूसरे दौर की वार्ता हो नहीं पाती। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसानों के साथ जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें अगर कोई बात नहीं बनती तो बैकअप प्लान एक तैयार होता है सरकार का और उसके तहत दूसरी मीटिंग के लिए कोई और मंत्री या खुद मुख्यमंत्री सामने आते हैं। मगर 5 तारीख के धरने से पहले इतना ज्यादा समय सरकार को नहीं मिला। अब आज 21 तारीख है, पंजाब विधानसभा का सेशन शुरू होना है और आज ही के दिन सरकार ने ये मीटिंग बुलाई है। तो ये एक 26 तारीख को होने वाले विधानसभा के घेराव से बचने की तैयारी है। दूसरा, 2 बार अब कन्फ्रंटेशन की स्थिति पंजाब सरकार और किसानों के बीच बन चुकी है। एक 5 तारीख को, या फिर यूं कहे कि 3 तारीख को जो मुख्यमंत्री के साथ बनी थी, और उसके बाद 19 तारीख को जब पुलिस ने किसानों को उनके धरना प्रदर्शन से हटाया और वो खबर जो है वो सियासी हलकों में संसद तक गूंजी। तो फिलहाल जो पंजाब सरकार की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से किसानों को पैसिफाई किया जाए कि 26 तारीख के धरने को वो अभी स्थगित कर दे। उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। इसी को लेकर कृषि मंत्री आज पंजाब सरकार का खाका
किसानों के सामने रखेंगे और जो 18 सूत्रीय मांगे हैं किसानों की, उसके ऊपर एक एक करके फिर से चर्चा होगी, जो कि 3 मार्च को हुई थी। और यहाँ पर ये और बता दें कि किसानों का ये कहना है कि ये कोई नई मांगे नहीं है, ये जितनी भी मांगे हैं पंजाब सरकार के सामने 1 साल 2 साल पहले भी रखी गई थी और कई मांगों पर प्रिंसिपली पंजाब सरकार सहमति भी जता चुकी है। अब ऐसे में पंजाब सरकार क्या किसानों को 26 तारीख का घेराव ना करने के लिए मना पाएगी, ये देखने वाली बात। गुरमीत, क्या ये तात्कालिक तौर पर अगर देखें कि विधानसभा सत्र है उसकी तैयारी को देखते हुए किसानों के साथ एक बार बैठक करने का निर्णय ले लेती है सरकार, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से घोषणा पत्र में वादे और दावे किए गए थे, किसानों के हित की बात करके सत्ता में आ पाए, लेकिन आपने किसानों का लगातार अपमान ही किया, मान सरकार ने, हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से किसान संगठन होंगे जो आज इस बैठक में शामिल होंगे और किनका रुख किस तरह का रहने वाला हो सकता है? देखिए, आज का जो ये मीटिंग होने वाली है, ये 2 किसान संगठनों को इसका न्योता दिया गया है। एक तो संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरा बीकेयू उग्रह। बीकेयू उग्रह ये वो संगठन है जिसने की 3 तारीख को, जो इस संगठन के अध्यक्ष है जोगिंदर सिंह उग्रह, उनकी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कुछ बातों को लेकर तल्खी हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री को यह कहा था कि मान साहब, आपने ये जो किसानों के साथ बैठक बुलाई है, ये हमारे धरने से डरकर बुलाई है। जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर दिया था कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, दरअसल मैं किसानों की मांगे सुनना चाहता हूं, उन पर कंसिडरेशन करना चाहता हूं। अब फिलहाल जो है किसानों और सरकार के बीच में जो तल्खी है, इसको आगे कैसे लेकर जाया जाए, उसके लिए किसानों ने रणनीति ये बनाई है कि 4 बजे ये मीटिंग रखी गई है चंडीगढ़ के पंजाब भवन में। उससे ठीक 4 घंटे पहले यानी 12 बजे किसान भवन, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है सेक्टर 35 में, वहां पर इकट्ठा होंगे। वहां पर वो सरकार से क्या बातचीत की जाए, किन मांगों को लेकर आगे कैसे प्रेजेंट किया जाए, दूसरा सरकार के साथ किसी भी तरह से सकारात्मक तरीके से बातचीत करनी है या किस एक्सटेंट तक जाकर सरकार के साथ आगे अपनी रणनीति को रखना है, तो इसे लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद ही किसान पहुंचेंगे सरकार के साथ इस मीटिंग में। जी गुरमीत, एक सवाल और आपसे कि जिस तरह से अभी उपचुनाव भी होने वाला है, तो क्या हम ये देखें कि विधानसभा चुनाव जो है वो अभी दूर हैं, लेकिन उपचुनाव जो है वो नजदीक है, और उसी को साधते हुए जो किसानों को बाहर से हटाया गया और ये कहा गया कि पंजाब का जो उद्योग धंधा या व्यापार है वो खराब हो रहा है, तो क्या इसको इस तरह से एक पॉलिटिकल एंगल की तरफ से भी देखा जाए? बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल एंगल की तरफ से देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी पंजाब में हालांकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट चला रही है, मगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में सरकार पर दबाव काफी ज्यादा है। अब कोई भी बाय इलेक्शन होता है तो उसे जीतने के लिए सरकार अपना एडी चोटी का जोर लगाती है। इसीलिए अब ये जो लुधियाना वेस्ट में इलेक्शन है, आपको बता दें कि लुधियाना एक ऐसी सीट है जहां पर व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ी मात्रा में है, और जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो बड़ा उद्योगपति हो, वो बड़ी मात्रा में अगर रहता है तो लुधियाना में ही रहता है। ऐसे में किसानों का ये कहना है, और किसानों का ये बड़ा आरोप भी है, कि सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए सरकार ने हमारे धरने को हटाया और हमारे ऊपर अत्याचार किया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि पंजाब में किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने किसानों के ऊपर इतना बड़ा एक्शन किया हो, क्योंकि आमतौर पर पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले भी सरकारें रही हैं, मगर किसानों के साथ जो बैठकें होती थी या जो बातचीत होती थी वो बराबरी के लेवल पर होती थी। किसानों का कहना है कि अब उन्हें ऐसा आभास हुआ, जो 3 तारीख को उनकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई या फिर उसके बाद भी सरकार का रुख देखने पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार किसानों को अपने बराबर बैठाकर किसी भी तरह से बातचीत करने को तैयार नहीं है, और जो हमारी जायज मांगे हैं जो पंजाब से रिलेटेड है, उनको सरकार पंजाब का नाम बताकर किसानों के साथ जो है वो सही नहीं कर रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आज की बैठक किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि किसानों को वो दिन भी याद होगा जिस दिन बैठक में तल्खी दिखाते हुए मान बैठक से बाहर निकल गए थे, बैठक को छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत का आज आखिरी दिन है। पुलिस फहीम खान को आज कोर्ट में पेश करेगी। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। नागपुर में भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है, जिसके बाद 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है, तो वहीं कुछ इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट भी दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 80 लोगों और 11 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। नागपुर कलेक्टर के मुताबिक सरकार हिंसा में नागरिकों की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा जारी करेगी। तो फहीम के पीछे किसका हाथ था, ये भी ग्राफिक के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस को फहीम के पीछे किसी और के हाथ होने का शक है। फहीम के पीछे किन लोगों की एक और साजिश काम कर रही थी। आरोपी फहीम खान पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। ये तमाम वो तथ्य हैं जो आज और भी आगे पुख्ता होते हुए नजर आएंगे। 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा कर हिंसा का आरोप फहीम पर लगा है। 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में है फहीम खान, यानी कि आज पुलिस कस्टडी, पुलिस की हिरासत में फहीम खान जो है वो तारीख, वो मियाद आज पूरी हो रही है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा फहीम को। 2024 में भी फहीम खान के खिलाफ दर्ज हुई थी FIR, यानी कि एक तरह से आदतन आरोपी आपराधिक रिकॉर्ड रखता है फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष भी है। किस तरह से राजनीति की आड़ में इस तरह से अशांति फैलाने का काम फहीम कर रहा था, वो भी सामने आ रहा है। मास्टरमाइंड फहीम खान को लेकर हर एंगल से पुलिस और तमाम अलग अलग टीम जो है वो जांच कर रही है कि आखिर फहीम के पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो देश में अशांति फैलाने का काम कर रही है। पुलिस को फहीम के पीछे किसी और के हाथ होने का गहरा शक है और इसी कड़ी को जानने का प्रयास पुलिस कर रही है। आरोपी फहीम खान पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। हमने देखा कि किस तरह से भीड़ को भड़काया गया और नागपुर जो कि एक शांत शहर है, उस वहां पर अशांति फैलाई गई। 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया गया और हिंसा भड़काई गई। अब आपको बताते हैं कि नागपुर हिंसा को लेकर के प्रशासन किस तरह से सख्त नजर आ रहा है। मामले से जुड़ी वीडियो बनाकर डालने वाले लोगों पर नजर रखी गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। वैमनस्य से हिंसा फैलाने वाले लोगों पर, जिन लोगों पर आरोप था, ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले लोग भी शामिल हैं, यानी कि उन लोगों को भी तलाश किया जा रहा है जिन्होंने सोशल मीडिया पर अशांति फैलाने का काम किया। एक FIR में उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने चादर पर लिखा हुआ शब्द होने की बात कही थी, जबकि वो अफवाह निकली। एक FIR में वायलेंस को ग्लोरीफाई करके और वायलेंस करने की अपील की गई। मामले में 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 4 FIR साइबर सेल से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से नागपुर को अशांत करने की कोशिश की और वैमनस्य, हिंसा, अभद्रता फैलाने की कोशिश की। 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी दायर किया गया। इसमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोग शामिल हैं। आपको बताएं कि FIR अलग अलग तरह से ली गई हैं। नागपुर हिंसा को लेकर के कौन कौन सी FIR हुई हैं वो आपको बता रहे हैं कि एक FIR में उन लोगों के नाम शामिल है जिन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार हिंसा फैलाने का काम किया। और भी ताज़ा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता नागपुर से योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि नागपुर एक अमन प्रिय शहर जहां पर अशांति फैलाने का काम किया गया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी हम लगातार देख रहे हैं। धीरे धीरे कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन आज जो आरोपी है उसकी हिरासत पूरी हो रही है। पुलिस हिरासत में जब तक था, आज कोर्ट में उसकी पेशी होगी। किस तरह से इस पूरे केस को देखा जाए, क्या और भी कस्टडी बढ़ाने की मांग पुलिस की तरफ से की जाएगी?
संध्या, देखिए केस के बारे में अगर हम देखें तो हिंसा आगजनी के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने का जो मामला था, लेकिन जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया वो कल आया जब लोहित मदानी जो कि डीसीपी साइबर सेल थे, उन्होंने कहा था कि सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो लगाए गए। इसमें फाहिम खान के अलावा जो कुल 6 एक्यूज जो है जिनके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यायालय में आज क्या होगा, क्योंकि जो पुलिस को अब तक पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आई है, चाहे वो इंटरनेशनल कनेक्शन की बात जो है वो सुनने में आ रही है, वो कितना सच है ये जांच में पुलिस को सामने आया होगा। इसके अलावा कौन से तत्व हैं जो कि इसके पीछे थे, पर्दे के पीछे जिन्होंने इंसाइट किया, कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से हैच की गई, कितने लोग उसमें शामिल थे, साइबर को किस तरीके से माध्यम बनाया गया। क्योंकि कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी बता भी रहे थे, जो डीसीपी है वो बता भी रहे थे कि वीडियो को कट करके पोस्ट किया गया था ताकि जो है उबाल आ सके। इसके साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिस पे पुलिस निगरानी रख रही है, मसलन की कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया गया, प्रत्यक्षदर्शियों के भी बयान लिए गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जहां पे हिंसा हुई है वहां पहले ही एक समुदाय, विशेष समुदाय की जो गाड़ियां थी वो पहले ही वहां से हटा ली गई थी ताकि उनकी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये कहां तक सच है इसकी भी जांच जो है पुलिस कर रही है। इन सब के अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेंसिक टीम जो है उन्होंने भी कई तरह के साक्ष्य जुटाए हैं। जो महाराष्ट्र की एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उनकी भी जांच जो है वो भी चल रही है। कुल मिला के कई स्तरों पर यह जांच चल रही है। आज जब कोर्ट में जो अक्यूज हैं जिनको 21 तारीख तक की पुलिस हिरासत दी गई थी, आज उनको वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो पुलिस जो है वो कोर्ट को ये बताएगी कि क्या चीजें जो है पूछताछ में सामने आई और उसके आधार पर पुलिस जो है आगे उनकी कस्टडी, हिरासत और बढ़ाने की मांग जो है वो कर सकती है। तो फिलहाल नागपुर में जो स्थिति है वो सामान्य है। जहां तक कर्फ्यू में ढील देने की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ इलाके हैं जहां पे कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन लोग अभी भी वहां पर जो है डरे हुए हैं। दुकानों को एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है, लेकिन आम जनजीवन पर फिलहाल इसका बहुत व्यापक असर जो नहीं दिख रहा। चीजें यहां पर सामान्य की ओर लौट रही हैं। जी संध्या। योगेश, हम ये भी देख रहे हैं कि फहीम का जो रिकॉर्ड है वो पहली बार इस तरह से अशांति फैलाने का काम नहीं किया गया, बल्कि आपराधिक रिकॉर्ड में भी लिप्त रहा है। पहले भी एफआईआर फहीम के खिलाफ हो चुकी है। तो क्या इस एंगल से भी पुलिस और अलग अलग जो टीमें हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ेगी? साथ ही साथ बांग्लादेश का कनेक्शन जिस तरह से देखा जा रहा है, तो क्या ये एक सोची समझी साजिश जो लगातार सदन में भी कहा जा रहा था मुख्यमंत्री की तरफ से और बाहर भी हमने सुना कि ये एक रणनीति के तहत नागपुर में अशांति फैलाने का काम किया गया था, तो और कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी? देखिए संध्या, दो सवाल आपने किया, एक तो फहीम का बैकग्राउंड और दूसरा बांग्लादेशी कनेक्शन। देखिए फहीम का बैकग्राउंड ऐसा रहा, पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस रहा है उसका। नितिन गडकरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ से फिलहाल सांसद हैं, उनके खिलाफ वो चुनाव भी लड़ चुका है, हालांकि उसको जीत नहीं मिल पाई। एक जो है छवि बनाने की कोशिश उसकी हमेशा रही, उसकी एक अपनी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी थी, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी करके उसने एक पार्टी जो है, उसका यहाँ का सिटी का प्रेसिडेंट भी वो था। तो एक तो वो है उसका बैकग्राउंड में जो पहले भी उसके खिलाफ मामले दर्ज है, एक तो पहला ये। दूसरा, बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर ट्विस्ट ये आ रहा है कि पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें जो सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा जो प्रचारित करने की कोशिश की गई है कि इसका बांग्लादेशी कनेक्शन है, जबकि तथ्य ये है कि जो भी सोशल मीडिया हैंडल से जिसने इस तरीके की चीजें जो है प्रमोट की थी, उन्होंने सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पे बांग्लादेशी का टैग किया था, बल्कि वो अकाउंट यहीं से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन जो जांच है इसको भ्रमित करने की कोशिश की गई। हालांकि ये पूरा विषय जो है फिलहाल जांच का विषय है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं, जब इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था तो जो डिफेंस लॉयर थे, जो बचाव पक्ष के वकील थे, उन्होंने बचाव इसी आधार पर किया था। उन्होंने जो कोर्ट में दलील ली थी वो दलील यही थी कि जो हिंसा हुई है वो उसमें बाहर के लोग थे। तो अगर इन दोनों का अलाइनमेंट अगर आप करें तो जो डिफेंस लॉयर यानी कि जो बचाव पक्ष के वकील बोल रहे हैं और जो एक्यूज्ड बोल रहे हैं, जो इस तरह की चर्चा आ रही है कि बाहर से कनेक्शन था, आपको सोशल मीडिया पे कई सारे हैंडल दिखेंगे जिसमें कहा जाएगा कि बांग्लादेशी कनेक्शन था, आपको उसमें एक सिमिलरिटी दिखेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज इस तरफ भी इशारा कर रही है कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है ताकि यहाँ के लोग, जो भी यहाँ के लोग थे जो इनमें दोषी थे, उनको बचाया जा सके और जो है पूरा का पूरा जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जा सके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी हम लोगों ने इस पे बात की थी कि एक लार्जेस्ट कॉन्स्पिरेसी है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो एक्चुअल में बांग्लादेशी कनेक्शन है या फिर एक स्टोरी को नरेट करने की, स्टोरी को जो है यूफोरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीजें फिलहाल जांच का विषय है और पुलिस फिलहाल इसी विषय की अलग अलग एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके जांच कर रही है। तो आज न्यायालय में मुझे लगता है काफी चीजें स्पष्ट होगी, यह भी साफ होगा कि क्या अगर लार्जर कॉन्स्पिरेसी है तो कन्फ्रंटेशन
कन्फ्रंटेशन होगा और भी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जैसा रविंद्र सिंघल जो कि यहाँ के सीपी हैं उन्होंने बताया था कि गिरफ्तारियां जो है वो अभी हो रही हैं, तो कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी इस मामले में होगी। तो कन्फ्रंटेशन होगा तो उसके लिए पुलिस की कस्टडी आगे बढ़ानी होगी। तो मुझे लगता है आज न्यायालय में काफी चीजें साफ होगी। इसके पैरेलल पुलिस है या साइबर सेल है या फिर एटीएस है या फिर जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो फिलहाल अपना काम जो है साइबर सेल के मुताबिक वो अपना काम भी कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो पुलिस लगातार मुस्तैद है, प्रशासन और सरकार लगातार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखना होगा कि आज किस तरह से आगे बढ़ता है ये पूरा केस। बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि बेंगलुरु में आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुरू हो रही है। 23 मार्च तक चलने वाली इस महत्वपूर्ण सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल होंगे। क्षेत्र और प्रांतों के भी अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार प्रतिनिधि सभा में संघ के कार्य विस्तार की योजना पर चर्चा होगी और बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न समेत संघ की 100 साल की यात्रा पर प्रस्ताव आएगा। संघ पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उठा चुका है। आरएसएस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से ये सुनिश्चित करने की अपील की थी कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। आमतौर पर संघ की प्रतिनिधि सभा में सामाजिक और राजनीतिक प्रस्ताव पास होते हैं। विजयादशमी यानी कि दशहरे को संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए इस साल विजयदशमी से लेकर 2026 की विजयदशमी तक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। प्रतिनिधि सभा में पूरे साल भर के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो आरएसएस की प्रतिनिधि सभा होगी जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और क्या कुछ निकल कर के आएगा, किस तरह से अपनी कार्य योजना वर्ष भर की तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ये प्रतिनिधि सभा है इसमें आगे पूरे वर्ष भर किस तरह से कार्यक्रम चलेंगे उसको लेकर के चर्चा होगी, प्रस्ताव पास होगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुयश, सुप्रभात। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो बेंगलुरु में बैठक होने वाली है आरएसएस की, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहने की उम्मीद है और किस तरह से ये जो प्रतिनिधि सभा है इनमें कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिन पर प्रस्ताव पारित होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी? सुप्रभात संध्या। बेंगलुरु में आज ये जो प्रतिनिधि सभा हो रही है ये 6वीं बार बेंगलुरु में आयोजित हो रही है। हर साल ये सभा होती है और जैसा कि आपने बताया कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और संघ के पूरे वो 100 वर्ष पूरे होने को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही में जो विजयदशमी आने वाली है इसको 100 वर्ष पूरे होंगे और इस विजयदशमी से लेकर के 26 यानी 2026 तक विजयदशमी तक क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आरएसएस के, इसको लेकर के भी इस सभा में आज चर्चा होगी। यहाँ सभी संगठनों के प्रमुख आ चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारी आ चुके हैं। आपको बता दें अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से किन किन विषयों को लेकर कर इस पर चर्चा होगी और बेसिकली अगर बात करें तो किस तरीके से हम चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो जो विचार विमर्श होंगे उनको, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को लेकर के जो भी मुद्दे रहने वाले हैं उन सभी विषयों को लेकर के इस सभा में चर्चा होने जा रही है। किस तरीके से समाज के क्षेत्र में पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर के आरएसएस काम करेगा, संघ काम करेगा, इन सभी विषयों को लेकर के आज इस सभा में चर्चा होगी। सभी प्रतिनिधि आ चुके हैं। आपको बता दें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यहाँ आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में ये सभा को लेकर के प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी। 3 दिन तक ये जो प्रतिनिधि सभा है इसका आयोजन है, यानी कि आज से लेकर के 23 मार्च तक ये चलेगी और इसमें जो भी समाज में किस तरीके से कार्य किए जा सकते हैं, समाज को, भारत को किस तरीके से आगे, देखिए ये वर्ष बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ 100 वर्ष हो चुके हैं और दूसरी तरफ 2047 जहां के विकसित भारत बनाने का जो सपना है वो भी यहाँ लगातार काम करेंगे। किस तरीके से हम काम करें, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र को लेकर के कैसे भूमिका स्वयं संगठन अपनी निभाए
आए जो कि पॉजिटिव या एक अच्छे तरीके से नैरेटिव बाहर निकल के आए। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज इस विषयों को लेकर के यहाँ पर बेंगलुरु में इस सभा में चर्चा होगी। सुरेश, हमने देखा कि पहले भी जो बैठक हुई है उसमें पंच परिवर्तन को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिस पर पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाने की बात कही गई थी। इसी तरह से आज से जो शुरू हो रही है बैठक, उसमें संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पर भी सभी का फोकस है कि किस तरह से ये बैठक जो है, प्रतिनिधि सभा जो है वो आगे बढ़ेगी, कौन कौन से ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे एक समाज कल्याण की ओर आगे बढ़ा जा सकता है या समाज को जोड़ने का काम किया जा सकता है। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आरएसएस समाज को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वैमनस्यता को जिस तरह से खत्म किया जा सकता है, उस पर फोकस करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बिल्कुल संध्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज उन सभी मुद्दों को, आपने बिल्कुल सही कहा, आरएसएस या कोई भी स्वयंसेवी संगठन जो समाज में कार्य कर रहे हैं वो पॉजिटिव नैरेटिव को लेकर काम करते हैं। और किस तरीके से क्योंकि आरएसएस देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और वो चाहे सांस्कृतिक तरीके से हो, किस तरीके से समरसता सौहार्द देश में लाई जा सकती है, सबको एक साथ लेकर के विकसित भारत देश बनाने के लिए किस तरीके से काम किए जा सकते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के आज इस सभा में चर्चा होगी। और 3 दिवसीय ये सभा है, आपको बता दूं मैं, और सभी वरिष्ठ अधिकारी चाहे पदाधिकारी हों, और जैसे आपने बताया डॉक्टर मोहन भागवत भी यहाँ आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में क्या कुछ विषयों को लेकर के, देखिए जैसे कि हर बार की तरह होता है कि पंच तत्व आपने बताया इनको लेकर चर्चा हो रही है। बेस जो रखेंगे वो ये रखेंगे कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनको जो कार्य हो चुका है उनको लेकर के भी यहाँ पर उनकी परिकल्पना भी रखी जाएगी कि जो हुए हैं वो कार्य, और साथ ही आने वाले इस वर्ष में किस तरीके से संघ और कार्य करेगा जिससे देश तरक्की कर सके। अंतर्राष्ट्रीय कई मुद्दे होंगे जिनको लेकर के चर्चा की जाएगी। तो तमाम ऐसे विषय होंगे जिनको लेकर संघ आज इन 3 दिवसीय इस विषय पर चर्चा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुयश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज से प्रतिनिधि सभा शुरू हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और देखना होगा कि 3 दिनों में किस तरह से विचार मंथन होता है और देश को जिस तरह से 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका किस तरह से सामने निकल करके आती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास के साथ साथ रामनवमी की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ चर्चा भी करेंगे। योगी राज सदन में लिटरेचर फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिट कार्ड कैंप में शामिल होकर प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। सीएम योगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अयोध्या मंडल के 1100 से ज्यादा पात्रों को लगभग 50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ है खास। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि बात होगी अखबारों की सुर्खियों की, तो बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों के हमारे खास सेगमेंट की। तो अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए हमारी सहयोगी भावना नैयर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सीधा रुख भावना का ही करते हैं। भावना, आज के अखबारों की अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन्हें हेडलाइन के साथ महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है?
धन्यवाद संध्या। अगर आज के अखबारों की बात करें तो बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें हैं अलग अलग क्षेत्रों की, जिसको आज के अखबारों में जगह मिली है। और शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने कहा है कि अगले साल 31 मार्च तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। और गृह मंत्री पहले भी अपनी प्रतिबद्धता इसको लेकर जताते रहे और साथ ही साथ कल भी गृह मंत्री का एक बड़ा बयान आया। गृह मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते साल 2025 में अब तक मुठभेड़ में 90 नक्सली मारे जा चुके हैं। और हमने देखा है कि कई नीति भी आ रही हैं जिसमें नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको साथ ही साथ बता दें कि छत्तीसगढ़ में गुरुवार को सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली, जहां 30 नक्सलियों को मारे जाने की एक खबर है, जहां पे गृह मंत्री ने भी इस पर बड़ा बयान किया है और उन्होंने कहा है कि इसके विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगातार जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित की गई है और सेना से जुड़ी एक खबर है। युद्ध क्षमता और बढ़ने जा रही है सेना की, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें ताकत को इजाफा देने के लिए 307 अत्याधुनिक तोपों की खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। और ये आत्मनिर्भर भारत के बढ़ता हुआ एक और कदम सेना की तरफ से नजर आ रहा है। और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने यह बेहद अहम फैसला लिया है। और आपको बता दें कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी, साथ ही एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद से सेना की युद्ध क्षमता भी बढ़ने वाली है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपकी आ रही है राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी हुई। जी हां, खेल से जुड़ी खबर है। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का निर्णय लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में प्रस्ताव दिया है कि वो मेजबानी कर सकता है। और आपको बता दें कि भारत ने अब तक बहु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कुछ कम ही किया है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। उससे पहले 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी। और अगर 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है तो 2030 का ये राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगली खबर का रुख करते हुए अब ये खबर है टर्मिनल 1 से जुड़ी हुई। आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1 पूरी तरह से तैयार है, विकसित है और इसमें कई विस्तार किए गए हैं। टर्मिनल क्षेत्र को 55,740 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 2,06,950 वर्ग मीटर कर दिया गया। सभी एंट्री गेट्स पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। बैगेज हैंडलिंग क्षमता 3,240 बैग प्रति घंटे से बढ़ाकर 6,000 बैग प्रति घंटे कर दी गई है। और अब इसके बाद टर्मिनल 2 का भी इस तरीके से विस्तार किया जाएगा। और आगे की खबर का रुख करें। अंतर्राष्ट्रीय खबर से जुड़ी खबर है। भारत अमेरिका के बीच हम देख रहे हैं रिश्ते कई समय से प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की भी हाल ही में मुलाकात हुई और अमेरिका की हिंद प्रशांत कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल जी पापोरा रायसीना डायलॉग में आए थे। और उसके बाद रक्षा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई और इसके लिए 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क का नवीकरण हो जाएगा। और आपको बता दें कि भारत अमेरिका की रक्षा साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति की आधारशिला है। और अमेरिका ने 2016 में भारत के बड़े रक्षा साझेदार के रूप में भारत को नामित किया था, जिसके बाद भारत को अमेरिका के कई प्रकार के रक्षा उत्पादों और तकनीक की लाइसेंस की पहुंच है। जाते जाते एक और खबर का रुख करेंगे। पेंशन से जुड़ी खबर है और पेंशन का विकल्प चुनने के लिए अब कुछ नियम होंगे और उसको आप बदल नहीं पाएंगे। PFRDA ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाई जा रही एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS की अधिकांश शर्तों निर्धारित कर दी है। यानी कि अब ये निर्धारित शर्तें इस तरीके से होंगी कि वे NPS के तहत UPS का विकल्प चुने या बिना UPS विकल्प के NPS को जारी रखें। एक बार जो विकल्प चुन लिया है उसके बाद आप विकल्प को बदल नहीं सकते हैं। और आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं? www.npscra.nsdl.co.in पे आप अपना आवेदन भर सकते हैं और यहाँ ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो संध्या, अगर आज के कुछ अखबारों की बात करें तो राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें आज अखबारों के अलग अलग पन्नों में जगह मिली है। बिल्कुल, और राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक भी खबरों को आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही कम समय में समेट के लाई हैं अखबारों के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। एक अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के मंत्री एलन मस्क की कंपनी डोज को झटका दिया है। जज ने अमेरिकियों के डेटा तक अनियंत्रित पहुंच देने, गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने का हवाला देकर आगे रिकॉर्ड को साझा करने पर रोक लगाने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने एक बयान में इस निर्णय की आलोचना की है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके तहत सोमवार को सऊदी अरब में 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रूस और अमेरिका अगले दौर की बातचीत के लिए सोमवार को रियाद में फिर बैठक करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले ट्रंप एक स्कूल में पहुंचे और बच्चों से पूछा कि क्या वो ऐसा करें। ट्रंप ने कहा कि 45 साल बाद भी अमेरिका किसी भी अन्य देश की तुलना में शिक्षा पर कहीं अधिक धन खर्च करता है, लेकिन फिर भी अमेरिका सफलता के मामले में सूची में सबसे निचले पायदान पर है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला की 15वीं स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जेपी कोइराला के नेपाल में सशस्त्र संघर्ष को समाप्त कर सशस्त्र कम्युनिस्टों को शांतिपूर्ण राजनीति की मुख्यधारा में लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। सेबी ने पब्लिक इशू से जुड़े नियमों को आसान और साफ बनाने के लिए नए प्रस्ताव रखे हैं। सेबी ने ये बदलाव 2 मुख्य नियमों में सुझाए हैं, ICTR और शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी कि SBEB। तेल और गैस कंपनियों को विंडफॉल टैक्स से राहत। नए कानून के तहत अब तेल और गैस कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ कर जैसे किसी भी नए कर का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जनवरी में शुद्ध रूप से 17.89 लाख सदस्य जुड़े हैं। इनमें पहली बार रोजगार पाने वाले युवा सबसे अधिक हैं। जनवरी में 4.70 लाख युवा पहली बार नौकरी में आए, जिनकी संख्या में 57.07% वृद्धि देखी गई है। भारत का कॉफी निर्यात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि में 40% बढ़कर 1.54 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 1.10 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय ने ये जानकारी साझा की है। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। 41 वर्षीय पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई ने IPL 2025 सीजन के लिए गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर से प्रतिबंध हटा दिया है। IPL में कप्तानों को धीमी ओवर गति संबंधित उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय उनके डीमेरिट अंकों के साथ 25 से 75% मैच फीस काटी जाएगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले दिन बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर और हरियाणा के स्टार शटलर नीतीश कुमार ने अपनी विजयी शुरुआत की। वहीं मनीषा रामदास ने अगले दौर में प्रवेश किया। पहले दिन 69 मुकाबले खेले गए। और आपको बताएं कि विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन विव्स में यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य युवा फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनात्मकता और मौलिकता व्यक्त करने के लिए सहायक मंच प्रदान करना है। वेव्स के यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज में युवा फिल्म निर्माताओं का उत्साह और जोश 7वें आसमान पर है। और ये जोश हो भी क्यों ना, इतने बड़े मंच पर उन्हें प्रतिभा, रचनात्मकता और कल्पना दिखाने का भरपूर अवसर जो मिल रहा है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज को 2 श्रेणियों 12 से 15 और 16 से 19 वर्ष में बांटा गया है। इसके अंतर्गत युवा फिल्मकारों को मात्र 60 सेकंड में अपनी कौशल और प्रतिभा को फिल्म के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाना है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का मकसद प्रतिभागियों के बीच नवाचार, कहानी कहने की कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पे पहुंचाने के लिए
व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचलीकर ने वेव्स में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक पहचान बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर दिया। पहला स्तंभ है सरकार की इच्छा शक्ति और क्षमता, जो सरकार की नीतियों का दर्पण है। वहीं दूसरा स्तंभ है एक स्थान, जहां से भारत की फिल्म उद्योग की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तीसरा स्तंभ देश के प्रतिभाओं के विकास पर ध्यान देना है। इंडिया को, भारत को दुनिया के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अग्रिम पोजीशन लेना है, उसके लिए ये 1 ऑफ 3 पिलर्स है। और ये बहुत ज़रूरी है एज 1 ऑफ 3 पिलर्स, जो काइंड ऑफ where it is incumbent, it is almost mandatory that you have to have all 3 pillars if you want to make sure that India is at somewhere at the top. चैतन्य चिंचलीकर का मानना है कि वेव्स में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और रचनात्मकता का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। वेव्स फिल्म निर्माताओं को कहानी कहने, अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करने का काम करेगी। तो तैयार हो जाइए रोमांच और विविधता से भरपूर वेव्स के लिए। कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है और ये तो पहला चरण है इस महोत्सव का। आगे आने वाले समय में इस वेव्स समिट को हम एक मूवमेंट मान सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और आज विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर के महत्व को उजागर करने के लिए 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये रिपोर्ट देखिए और ग्लेशियर का महत्व भी समझिए। ग्लेशियर के बिना धरती में जीवन का अस्तित्व असंभव है। ये मीठे पानी का स्रोत है और नदियों की जन्मस्थली भी। लेकिन औद्योगिकीकरण के अंधी दौड़ के नाम पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने प्रकृति के इस अनमोल धरोहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरणविदों ने पृथ्वी पर तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों पर गंभीर चिंता जताई है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये जलवायु प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों और बर्फ की महत्वपूर्ण भूमिका और पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में हो रहे परिवर्तनों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। ग्लेशियर समुद्र के जलस्तर को नियंत्रित करने के साथ ही जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार है। ये वैश्विक मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा संग्रहित करते हैं। अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर भूमध्य रेखा के पास पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद हैं। सूर्य प्रकाश को प्रवर्तित करके ये पृथ्वी के तापमान को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए एकजुट हुए हैं। बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से तापमान में हुई वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि सभी ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल जाएं, तो समुद्र का स्तर 60 मीटर से भी अधिक बढ़ जाएगा। उत्सर्जन में बड़ी कटौती के बावजूद सन 2100 तक विश्व के 1/3 से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। वर्ष 2023 में ग्लेशियर को हुआ नुकसान पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक था। आइए आज के दिन अपने ग्लेशियरों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक वन को मान्यता देने, इसके महत्व को पहचानने और इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत की। हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारे जीवन में वनों, वन भूमि और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक को मान्यता देने और उसकी रक्षा करने के लिए की गई थी।
इस साल की थीम वन और भोजन है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि वन न केवल पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हमारे भोजन प्रणाली में भी उनका अहम योगदान है। वन फल, मेवे, मसाले और औषधीय पौधे देते हैं जो दुनिया भर के लाखों लोगों को पोषण करते हैं। वनों से फसलों और पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिलती है, जिससे खाद्य उत्पादन संभव होता है। Viksit Bharat of 2047 needs to secure nutrition and livelihoods for 160 crore people. The challenge is vast and the forests are an answer. They can strengthen our food systems while making economy greener. Forests not only feed us with fruits, nuts and oilseeds, but they also keep agriculture alive by sheltering pollinators, providing fresh water and keeping soils healthy. The livelihoods of 27.5 crore Indians depend on forests. Forests are our allies. Let's help them help us. वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके हवा को शुद्ध करते हैं और जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। ये पारिस्थितिकीय तंत्र न केवल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर है और अरबों लोग, विशेष रूप से स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करते हैं। आइए प्रकृति के साथ खड़े हो और एक हरित स्वस्थ भविष्य की दिशा में काम करें, क्योंकि एक समृद्ध वन एक पोषित दुनिया का आधार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार। और अब जान लेते हैं मिजाज मौसम। और आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं ओडिशा के बानापुर में मनाए गए पंचू डोला उत्सव की झलकियों के साथ। पंचू डोला एक जीवंत और ऐतिहासिक उत्सव है जो 5 प्रमुख शिव मंदिरों से देवताओं के जुलूस के लिए जाना जाता है। आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।